नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैंने चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबरें विद शॉर्ट एनालिसिस। शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ, जो है एक पॉइजन पिल के बारे में। अभी देश के अंदर सबसे बड़ी, देश नहीं और दुनिया के बारे में बात करूँगी, सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है पॉइजन पिल कि टेस्ला के मालिक, अब जो नाम सुना होगा आपने एलन मस्क का, और एक पॉइजन एक पिल, इन दोनों को जोड़िए मत। ये कोई जहर नहीं है, ये कोई जहर की गोली नहीं है। ये एक इकोनॉमिक्स के टर्म में एक बोली जाती है कि पॉइजन पिल। पूरा घटना समझ लेते हैं कि घटना हुई क्या, उसके बाद आपको समझ में आया कि है क्या। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था। ट्विटर, आपने नाम सुना होगा, ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अभी ट्विटर पे जानकारी दी और ट्विटर को खरीदने के लिए ऑफर दिया कि मैं 52 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर के अंदर मैं ट्विटर को ख़रीदना चाहता हूँ। अब ट्विटर एक छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और एक जो बड़ी कंपनी होती है उसकी कुछ खास बात ये होती है कि बड़ी कंपनी का मालिक कोई एक नहीं होता। आपने देखा होगा शेयर मार्केट के अंदर कंपनियाँ बहुत सारी हैं। सुना ना, शेयर मार्केट में लोग खेलते हैं मार्केटिंग के अंदर, तो कंपनियां जो हैं उसमें शेयर्स होते हैं। तो शेयर मतलब क्या, हिस्सा। यानी कंपनी का एक मालिक नहीं, कई सारे मालिक हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोई भी एग्जांपल, टाटा की कंपनी की बात करता हूँ, टाटा या रिलायंस की बात करता हूँ, उसने अपने मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अगर शेयर क्या कहते हैं अनाउंस किए हुए हैं, शेयर दिए हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसने हम लोगों को, यानी जितने भी जो ग्राहक हैं उन सबको क्या दिया हुआ है कि आप हमारे शेयर खरीदिए। शेयर मतलब हमारी कंपनी का हिस्सा खरीद लीजिए। कंपनी का बड़ा मालिक कौन होगा, यानी जो शेयर कंपनी का सबसे बड़ा मालिक है वो अपने पास लगभग 51% शेयर रख लेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मालिक वो रहे। और उसके बाद 49% जो शेयर है वो रख लेता है। बाकी ऐसे ही अपने अपने कुछ कुछ हिस्सेदारी दे दी जाती है। ट्विटर ने भी ऐसे किया हुआ था, अपनी हिस्सेदारी लोगों को दे रखी थी। तो टेस्ला के मालिक जो एलन मस्क ने, इसने कहा कि सब लोगों को ऑफर दिया कि मैं तुम सबसे तुम्हारी खरीदारी लेना चाहता हूँ और मैं 100% मालिक बनना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? तो ऐसा उसने एक छोटी सी जानकारी ये बोला कि जो ट्विटर है ये बहुत ही बाउंडेड है। बाउंडेड कहने का मतलब कि हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। कोई कुछ भी कुछ फ्रीडम ऑफ प्रॉपरली बोल नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर प्रॉपर यूज़ नहीं होता। कोई भी अगर कोई इंसान कमेंट पास कर देता है तो उसका आईडी ब्लॉक हो जाती है। जैसे रिसेंटली लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप की आईडी ब्लॉक हो गई थी। कभी हमारे देश में जितने पॉलिटिशियंस हैं उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो ये चीज़ उन्होंने बोला कि अगर देश के अंदर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का सही यूज़ होना चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब कि सबको आज़ादी कुछ भी बोलने की। लेकिन ट्विटर जो है वो सबको आज़ादी नहीं देता। तो मैं चाहता हूँ, मैं अगर मालिक बनता हूँ तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, मैं सबको फ्रीली छोड़ दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना ऑफर देना चाहता हूँ, खरीदिए। यहाँ ट्विटर के जो लोग हैं वो डर गए, नहीं ट्विटर के जो मालिक हैं वो डर गए, जो डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सब डर गए। आपको बता दूँ, ट्विटर के मालिक हैं वो थे जैक डॉर्सी, और जो अभी वहाँ के सीईओ हैं वो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, पराग अग्रवाल अग्रवाल जो वहाँ ट्विटर के सीईओ हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना चाहिए। तो ट्विटर के अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि ट्विटर वालों डर को, जो मालिक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चाल फेंक दे टेस्ला का मालिक एलन मस्क कि हमें अपनी कंपनी बेचनी पड़ जाए। तो उसने एक दांव खेला, से बोलते हैं पॉइजन पिल। इसके अंदर क्या होता है पॉइजन पिल के अंदर, कि किसी भी पर्सन को शेयर जो है ना वो 15% से ऊपर नहीं दिया जाता। आपको सर ये क्या है? मैंने क्या बोला कि अगर किसी को मालिक बनना है तो 51% से ऊपर देना होगा, तभी तो मालिक बनेगा किसी चीज़ का। आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन पॉइजन पिल की जो दिया, यानी सभी हिस्सेदारों को बोल दिया कि ये टर्म ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को 15% से ऊपर शेयर नहीं मिलेगा। जैसे ही किसी को शेयर मिलेगा तो क्या होगा, कंपनी के बाकी लोग जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, अपने शेयर जो हैं वो सस्ते दामों पर बाकी लोगों को दे देंगे। यानी जो जनता को सस्ते दामों पर प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो और जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर परचेज कर ले। यानी ऐसे कह सकते हो कि अभी मैंने कोई कंपनी का 100 शेयर मैंने मार्केट में उतार दिए, 100 शेयर उतार दिए। अगर कोई एक्स पर्सन मेरे पास आता है, वो कहता है कि मैं आपके शेयर की 50% से ऊपर शेयर खरीद लूँगा, यानी बनाई कंपनी मैंने लेकिन मालिक बन गया वो, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे केस में क्या करूँगा, बाकी जो और जनता है लोगों को बोलूँगा कि मेरे 100 शेयर में मैं 200 लोगों को और प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ताकि जो एक्स पर्सन आए, जो पहले 100 लोगों से खरीद रहा था, अब वो 100 से नहीं, वो अब 200 लोगों से परचेज़ करेगा। अब 200 लोग अपनी मुँह मांगी कीमत मांग सकते हैं। तो सिंपल से आपको समझ में आया होगा। इससे क्या होगा, कंपनी तो बच जाएगी, किसी एक बंदे के हाथ में आने से बच जाएगी, और उस बंदे को अब उस कंपनी को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आई होप आपको मैंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटे में समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पढ़ सकते हैं, एलन मस्क जो है उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने बात रखी है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, जो मैंने बताया है
कि पॉइजन पेन जो पिल है ये एक पैंतरेबाजी है जिसका इस्तेमाल किया था कि अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप किसी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस टाइम पर ये यूज़ किया जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि और भी कंपनियों के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी को ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश करता है, और सिंपल सी बात है, कोई हड़प सकता है। आप लोगों को हड़पेगा कैसे? तो मैंने क्या बोला कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर शेयर मार्केट में उतर जाती है कंपनी, तो जिसके पास पैसा है वो कोई भी व्यक्ति उस कंपनी को खरीद सकता है। रिलायंस की अगर कंपनी खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, बस उसके पास पैसा होना चाहिए इतना कि वो कंपनी के 51% शेयर खरीद सके। तो वही चीज़ को रोकने के लिए, हिस्सेदारी रोकने के लिए ये तरह का ये चीज़ यूज़ की जाती है। 1980 के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले बिजनेसमैन थे जो ज़बरदस्ती दूसरी कंपनियों को खरीदने की कोशिश किया करते थे, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया गया था। आइए वापस समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अब हुआ क्या था। तो आपने देखा जैसे बात कहाँ बिगड़ी, क्योंकि सब लोगों को डर लगने लगा कि अगर एक बार एलन मस्क के हाथ में सब कुछ आ गया तो एलन मस्क जो है वो अपने तरीके से चलाना पसंद करता था कुछ। आप अभी आगे बताऊंगा स्लाइड के अंदर। एलन मस्क को आपको कितना लगता होगा कितनी कंपनी का मालिक है? एक कंपनी के, दो कंपनी के, तीन कंपनी के, चार कंपनी के नहीं, वो भाई साहब लगभग 8 से 9 से 10 कंपनियों के मालिक हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल तौर पर मुझे देखने को मिला वो लगभग 9 या 10 थे जो देखने को मिले। इससे ज़्यादा कंपनी को मालिक हैं वो। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्होंने शुरुआत की थी, बनाई कंपनी बेच दी, बनाई कंपनी बेच दी, तो ऐसी चीज़ इन्होंने बहुत की है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डर गए थे कि एलन मस्क की रणनीति को देख के, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया, और एलन मस्क के पास केवल 9% शेयर ही रह गए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ऐसा ही बात नहीं है, केवल इसके अलावा और भी लोग हैं जिनके पास एलन मस्क के भी ज़्यादा शेयर हैं, ठीक है। सऊदी के एक शहजादे हैं अल वलीद, उनके पास भी शेयर हैं जो उनको मना कर रहे हैं कि मैं आपको बेचूंगा नहीं। तो अब हालत कंट्रोल में है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आपको बताया कि लिस्ट ऑफ एलन मस्क कंपनीज में बी डोंट नो, आपके सामने वो कंपनियां हैं जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं होगा कि एलन मस्क की कंपनी अभी। एलन मस्क ने 1995 के अंदर सबसे पहली कंपनी स्टार्ट की थी Zip2, एक कॉर्पोरेशन कंपनी थी जिसका काम था जो वेबसाइट्स बनती हैं उसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड करने का काम। इन्होंने बाद में ये क्या, मालिक यही है, लेकिन इन्होंने कुछ अमाउंट लगा के मार्केट में के लोगों को बेच दी। नेक्स्ट इन्होंने चालू की पेपल, ठीक है। ये भी एक तरह से ई कॉमर्स मार्केट का एक पेमेंट सिस्टम था, पेमेंट स्टेशन का, ठीक है। जैसे हम यूज़ करते हैं ना, भारत पे यूज़ करते हैं, भीम यूज़ करते हैं, सीधा है पेपल, इसको भी इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। हिस्सेदारी इनके पास आज भी, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं बेच दिया, इन्होंने आधा सामान, आधी चीज़ पे कर दी, आधी से बेच दिया है, कुछ हिस्सेदार इनके पास है। नेक्स्ट 3rd नंबर की कंपनी है जो इनकी सबसे बड़ी बन चुकी है इस वक्त, स्पेस एक्स, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है स्पेस के मामले में। यानी अगर कोई प्राइवेटाइजेशन को लेके आया है, अब तक की सभी जितनी थी वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होता था, चाहे इसरो की बात कर रहे हैं, नासा की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेस एक्स जैसे ही आता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, इसने आके तहलका मचा दिया। यानी एक ऐसा रॉकेट लेके आए ये कि जो सीधे जाएगा, रॉकेट सैटेलाइट छोड़ेगा और सेम टू सेम वही रॉकेट वापस लौट के यहाँ आ जाएगा। आज तक इतिहास के अंदर किसी भी कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है उसने आज तक नहीं कारनामा कर पाया, लेकिन स्पेस नेक्स्ट ने काम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है टेस्ला, इसके बारे में शायद मुझे लगता नहीं कि कोई जानता नहीं होगा। टेस्ला अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, टेस्ला वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई व्हीकल मार्केट बनने वाली है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट बन रही है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन गाड़ियों की बात करें तो टेस्ला उनमें से एक है। नेक्स्ट है सोलर सिटी। देखिए ये भी एक आपने शायद नहीं सुना होगा, सोलर सिटी क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर एलन मस्क ने एक नई एक इनिशिएटिव यूज़ किया है कि पूरे के पूरे घर बनाएगा वो सोलर पैनल्स पे, कि पूरे के पूरे घर बनते हैं वो सोलर सिस्टम बना के लोगों को बेचेगा, और एक वहाँ चल रहा है इनका। नेक्स्ट है द बोरिंग कंपनी। अब बोरिंग मतलब लोगों को बोर करने वाले नहीं, बोर मतलब ज़मीन के अंदर बोरिंग करने वाली कंपनी है। ये एक कंपनी और भी है, 2017 में इन्होंने खोला था ताकि माइनिंग के लिए, टनल्स की, इन सब के लिए बोरिंग की जा सके। नेक्स्ट है न्यूरोलिंक, ठीक है। न्यूरोलिंक ये क्या है, इसके ऊपर तो अभी एक हाल ही में एक चीज़ भी आया था कि इन्होंने एक ऐसा सेल तैयार कर रहे हैं जो इंसान के सोचने पे ही काम कर जाएगा। होता ना कि आपने सोचा कि ये काम हो जाए और तुरंत हो जाए। जैसे मैं बैठे बैठे कुछ सोच रहा हूँ कि यार ये काम मैं बैठे बैठे ना करूँ, लेकिन अपने आप हो जाए, कि गेट बंद हो जाए अपने आप, तो मेरे सोचने से गेट काम हो जाए, बंद हो जाए। होता नहीं जैसे वाईफाई से अभी आप रिमोट चलाते हो तो आपके घर की लाइट बंद हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैन बंद हो जाते हैं, आपके सोचने पर अगर सारे काम होने लगे तो क्या होगा। तो न्यूरोलिंक ये है प्रोजेक्ट, ये किस पे काम कर रहा है, ये ब्रेन मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओपन एआई,
ये मुझे भी नहीं पता था इस ओपन एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहे हैं, इनकी ये भी कंपनी है। एंड नेक्स्ट 9th स्टारलिंक प्रोजेक्ट, ये स्पेस एक्स का ही अपना एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इन्होंने सोच लिया है कि पूरी दुनिया को ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे सबसे सस्ते दामों पर। बल्कि दामों पर, सस्ते दामों पर तो ही, बल्कि एक ऐसी जगह पर भी जहाँ पर नेट होना पॉसिबल ही नहीं है, यानी समुद्र की गहराई के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, जहाँ पर टावर पहुँच ही नहीं सकता। समुद्र के नीचे आप टावर थोड़ी लगा दोगे, तो वहाँ पर नेट कैसे चलेगा? अब आपको सर कौन लेके जाएगा? तो भैया सीधी बात है, सबमरीन तो हैं, वो तो जाएंगी। अगर वहाँ पर किसी को नेट चलाना तो कैसे काम करेगा? तो वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मा उन्होंने लिया है कि मैं पूरे के अर्थ को एक सैटेलाइट के जाल से बिछा दूंगा। ठीक है, देखा ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर पूरे सैटेलाइट को बिछा दूंगा और सबको फ्री नेट प्रोवाइड करूँ। फ्री मतलब, सॉरी, फ्री बोल रहा हूँ कि सबको एक अच्छे लेवल पर मैं सबको नेट प्रोवाइड करूँगा, एक अच्छी स्पीड में, ये नहीं कि ख़राब स्पीड में। तो ये स्टारलिंक का प्रोजेक्ट था, ये इन्होंने स्टार्ट किया है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। यस, आपने कभी ऐसा सुना है कि अगर कोई व्यक्ति का, कोई आप किसी घर में रह रहे हैं और आप अभी अपने घर से अलग होना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जिस कमरे में मैं रहता हूँ वो कमरा भी अपने साथ अलग कर लूँ, और जिस जगह पे मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं अपने कमरे को भी शिफ्ट कर लूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको कुछ ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हमारे मकान में तो जो कमरा फिक्स है वो फिक्स है। कमरा छोड़िए, मकान भी फिक्स है। आप अपने रूम को छोड़िए, अपने हाउस को भी कहीं ले जा नहीं सकते हम। लेकिन एक कंपनी है, जिस कंपनी ने एक ऐसे घर तैयार किए हैं जो कहते हैं पोर्टेबल हैं। आपको जहाँ मन करे वहाँ फिट कर दीजिए, जहाँ उठा के ले आना ले जाइए, और एक तरह से लग्जीरियस घर है ये। मैं इसको आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। उस वीडियो को देखेंगे, शायद तब आपको कुछ समझ में आएगा कि ये है क्या। आप पहले ध्यान से इस वीडियो को देखिए आराम से कि है क्या ये, कि साइंस आपकी किस लेवल पर जा चुकी है। जैक वर्डीन का नाम है, जो इस कॉन्कर लिविंग फाउंडर हैं। ये जो कंपनी है कॉन्कर बनाती है। कॉन्कर मतलब ये घर हैं, पॉट्स, इको फ्रेंडली घर। देख सकते हैं आप कि किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं, एक लग्जीरियस घर है। द पॉट्स आर डिजाइन टू सेव एनर्जी यूजिंग इंसुलेशन एंड हीट रिकवरी सिस्टम। सब कुछ इसके अंदर है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस जो कॉन्कर है, इस पॉड्स को एक साथ जोड़ जा सके। मतलब जैसे आज आप एक कपल रह रहे हैं तो एक पॉड का सफिशिएंट है। इन फ्यूचर कोई बेबी होता है तो उसके लिए पॉड चाहिएगा, तो आप एक नया पॉड इसके साथ जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो चाहता है तो वो पॉड अलग करके ले जा सकता है। तो ये आपने वीडियो देखा, इसी का नाम दिया है कॉन्कर पॉड्स। ठीक है, जो यूरोप की कंपनी ने तैयार की हैं, कॉन्कर नाम की कंपनी, आपको दिखाया था वर्डी जो उसके मालिक थे, जिन्होंने तैयार किया गया है। इन्हें बोलते हैं टिनी होम्स। आर दीज इको फ्रेंडली कॉन्कर पॉट्स द फ्यूचर ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल है ये, हालांकि इन लोगों के लिए अफोर्डेबल है, लेकिन जो मिडिल क्लास पर्सन है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। अभी इसका प्राइस बताऊँगा आपको तो आप हैरान हो जाओगे, इसका इतना महंगा प्राइस सर। लेकिन इतना भी महंगा नहीं है, जो जनरली लोग परचेज़ करते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, बस साइज़ का फ़र्क है। ठीक है, चलिए जानते हैं। बहुत लोग उत्सुक बैठे होंगे केवल जानने के लिए कि सर ये है क्या। इको फ्रेंडली होम्स। एज अ फॉर्मर लग्जरियस व्हीकल एंड एरोस्पेस इंजीनियर, वर्डी हैज़ यूज्ड हिज एक्सपर्टाइज टू क्रिएट अ मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली way of living, material and lightweight and sourced locally, reducing the amount of energy and carbon footprint needed for construction। ये खास बात यह है, जो वर्डी इनके मालिक हैं, इन्होंने खुद ही एरोस्पेस इंजीनियर, इन्होंने सब कुछ डिज़ाइन इस तरह से किया है कि पूरा इको फ्रेंडली है। ना तो इसमें कहीं कार्बन एमिशन होगा, ठीक है, किसी भी जगह से कार्बन एमिशन नहीं होगा। एनर्जी जो है बहुत ही कह सकते हैं कम यूज़ होगी, रिड्यूस एनर्जी यूज़ होगी। लाइट वेट है, कहीं से भी उठा के ले जा सकते हैं। इसका जो मेटल यूज़ हुआ है वो सब लाइट वेट मटेरियल है, जिसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन बहुत ज़्यादा निकलेगा, जिससे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इको फ्रेंडली है। इसकी अगर बात करें प्राइस की, तो वन कॉन्कर जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वेटिंग सबका कॉस्ट मिला के लगाया गया 30 लाख रुपीज़ अराउंड, जो उसकी कॉस्ट आप देख सकते हो पाउंड 29,000 पाउंड है, जो आज के हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग ये 30 लाख रुपीज़ बैठता है, जो केवल अंदर की कॉस्ट थी।
अब जानते हैं सर इसकी पूरी कॉस्ट कितनी बैठेगी? तो इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेट 1 लाख पाउंड, जो हमारे अकॉर्डिंग बैठता है लगभग 1 करोड़ रुपये, 98 लाख के समथिंग था, तो मैंने अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ देखा कि टू बिल्ड 1 बेडरूम स्टार्टर होम प्लस द कॉस्ट ऑफ लैंड। इसके अलावा ज़मीन की कॉस्ट अलग है कि आप जो ज़मीन जहाँ पर आप ये लगाना चाहते हो उसकी कॉस्ट अलग है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉड है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है। आप इसके ऊपर आप अपना परचेज कर सकते हो। तो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए था कि कॉन्कर पॉड से हैं ये दुनिया में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द मदर ऑफ पाकिस्तान? बिल्किस ईदी। ये सर आज तक हमने सुना था फादर ऑफ पाकिस्तान, सुना था मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना था, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा आपने, फादर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर मदर ऑफ पाकिस्तान कौन से आ गई? क्या ये उनकी वाइफ हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्किस ईदी ये एक ऐसी लेडी हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट करके, एक्चुअली इनका क्या हुआ, इनका देहांत हो गया, ठीक है, इनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले। तो मोदी जी ने खुद ट्विटर पे जानकारी दी और इनके लिए कहते हैं सांत्वना व्यक्त की, रेस्ट इन पीस चले गए। तो इनकी शांति के लिए प्रार्थना की और बोला गया कि दुनिया भगवान की आत्मा को शांति दे। अब ये लेडी हैं कौन, इनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बिल्किस ईदी ये कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो बात करें बिल्किस ईदी की, तो एक ये इनका हुआ द सेलिब्रेशन पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट। ये एक तरह से परोपकारी है, कहते हैं कि एक्चुअली हैं इनके बेसिकली नर्स थी पाकिस्तान की, लेकिन लोगों की सेवा करें, लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति जो है वो आगे बहुत दूर तक जाता है। जैसे आपने जो नाम सुना होगा मदर टेरेसा का, मदर टेरेसा को शायद ही कोई ऐसे जो नहीं जानता है, विश्व के अंदर सब लोग जानते हैं मदर टेरेसा को, जो भारत मूल की नहीं थी, रहती थी भारत के अंदर, भारत की मूल की नहीं थी, इस गोब्जे के अंदर की थी, मैसेडोनिया की रहने वाली थी, लेकिन भारत में रह रही थी। और उन्होंने यहाँ पर इतने लोगों की सेवा की कि आज इतिहास के पन्ने में उनका नाम जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ये बिल्किस ईदी हैं, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत लोगों की मदद की, केवल पाकिस्तान ही नहीं बाकी अन्य धर्मों के लोगों की भी उन्होंने बहुत मदद की। हाल ही में उनका 15 अप्रैल को उनका देहांत हो गया, इसलिए पूरी दुनिया ने, केवल मोदी जी ने नहीं पूरी दुनिया ने उनके लिए शोक व्यक्त किया। शी बिकम अ नोटेड फिलैंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री एंड केम टू बी नोन एज अ मदर ऑफ पाकिस्तान, और उन्हें मदर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि मदर ऑफ पाकिस्तान कौन सी, बिल्किस ईदी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो व्हाट इज़ द साइक्लोपेन वॉल? अब सर ये कौन सी वॉल आ गई? हमने चाइना की वॉल का नाम सुना था, नाम सुना हो चाइना की वॉल का, सर ये कौन सी वॉल आ गई? हो सकता है बाहर हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये वॉल कहीं बाहर की नहीं है, ये आपके देश की है, और आपके देश की नहीं, आपके पड़ोसी की है। कौन सा पड़ोसी? यानी यहाँ पे स्टेट है बिहार, बिहार स्टेट की हमको देखने को मिलती है ये साइक्लोपेन जो वॉल है ये है राजगीर के अंदर, जो बिहार के अंदर जगह है। ये 40 किलोमीटर लंबी है। आपको खुशी होगी, इस वॉल को अभी रिसेंटली यूनेस्को के अंदर हमने नाम, अभी यूनेस्को ने दर्ज दिया नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, इसने लिस्ट करने के लिए अपने क्या कहते हैं प्रस्ताव दिया है कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसका नाम शामिल होना चाहिए। अब सर ये यूनेस्को की लिस्ट कौन होती है? यूनेस्को जो है, ठीक है, यूनेस्को पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे मोनूमेंट्स, कुछ ऐसी हेरिटेज साइट्स को देखता है जो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत फेमस होती हैं, जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है, जो पूरे वर्ल्ड में एक टूरिज़्म का काम करती हैं कि ताकि वहाँ पर उसको प्रिजर्व किया सके। और क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ है ये, इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर की जनरेशन वो चीज़ देख सके कि पहले चीज़ क्या थी क्या नहीं थी। इससे टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा, इससे लोगों की जॉब्स भी बढ़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाल ही के अंदर आपको याद रखना है कि साइक्लोपियन जो वॉल है ये कहाँ की है, तो ये आपको याद रखना है बिहार की है, ठीक है। इसे बनाया था किंग जरासंध ने, इसको बनवाया था 3rd ऑफ BC के अंदर, 3rd सेंचुरी BC के अंदर बनवाया गया था। बात करें तो आ गया कि बिहार की जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि लगभग 2500 साल पुरानी है ये वॉल, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया है। अब बात करते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट की, तो बिहार के अंदर केवल यही नहीं है, इसके अलावा 2 और भी यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, जिसका एक का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, गुप्त वंश के राजा ने बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। और दूसरा है महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया। ये वही जगह है जहाँ पर जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, तो वो बोध गया का है। ये भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई और भी है क्या? यस, इंडिया के अंदर टोटल 40 हेरिटेज साइट्स हैं, जिनके नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप इस पॉज करके एक बार जूम करके देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। एग्जाम में कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। नाम सुना आप ताजमहल देखा है, ताजमहल भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लाल किला हो गया, ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुतुब मीनार है। तो ऐसे ही बहुत सारी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनको हमें बचा के रखना है और हमारे कल्चर नेचुरल साइट से जुड़ी हुई हैं।
चलिए अगली न्यूज़ की बात करें। अभी ये इन्फॉर्मेटिव है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है। चाइना लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन गाओफेन 3। आपसे एग्जाम पूछेगा कि गाओफेन 3 नाम की एक सैटेलाइट है जिसे किस देश ने लॉन्च की है, तो आपको पता होना चाहिए चाइना। ये लॉन्च की है ताकि वो अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सके। एक्चुअली ओशन की निगरानी रखने के लिए इसने पर्टिकुलर यूज़ किया है इसका। ठीक है, इसका अपना रॉकेट था फाल्कन 9, जिसको इन्होंने छोड़ा था। सॉरी, फाल्कन 9 तो स्पेस एक्स का था। ठीक है, इनका लॉन्ग मार्च इन्होंने अपना रॉकेट छोड़ा था, उससे इन्होंने गाओफेन 3 नाम की सैटेलाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट की बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे टू बी एन इंडियन आर्मी फर्स्ट इंजीनियर चीफ। देखिए अभी तक हमारे नाम सुना था, अपने आर्मी चीफ जो थे वो मनोज मुकुंद नरवणे जी थे। ठीक है, लेकिन अब उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है और 1 मई से हमारे देश की सेवा कर रहे एक और व्यक्ति, जिनका नाम है मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, अब ये देश के लिए सेवा करेंगे एज अ इंडियन आर्मी चीफ। तो आपको याद रखना है मनोज को, कि ऐसी चीज़ याद पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। अब आई हैं इतनी दूर, चीज़ भी याद कर लेते, पता कर लेते हैं कि सर एयर चीफ तो आपने, सॉरी आर्मी तो बता दिया, एयर कौन है, हमारे एयर चीफ कौन है, तो आपको याद रखना है। तो एयर के हैं, उनका नाम है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी उनका नाम है। अगर बात करें नेवी की, और नेवी के हैं हमारे हरि कुमार। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, क्योंकि 14 अप्रैल को अभी एक डे था जिसे हमने पहले बताया था, अम्बेडकर जयंती। ठीक है, तो इस डे को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डे ऑफ इक्वालिटी डिसाइड किया है कि उस दिन समानता का दिवस मनाया जाएगा। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि डे ऑफ इक्वालिटी जो है ये किस स्टेट ने लागू किया है, किस स्टेट ने मनाने को बोला है कि अपने देश में मनाया जाएगा। तो अपने स्टेट के अंदर, अभी देश के लिए नहीं बोला है, क्योंकि अपने स्टेट के लिए बोला है, क्योंकि अपने सीएम ने अनाउंस किया है एक स्टेट के लिए। तो याद रखना है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बात किया है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।